हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रेंज के आगे की कुछ मेथड। हमने पिछली क्लास में 4 मेथड हमने देखे थे और मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ मैंने क्या क्या मेथड आपको बताए थे। तो पहला मेथड मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड फंक्शन से रिलेटेड, और दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था जिसमें हम परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बनाते हैं, और तीसरा मेथड जो मैंने आपको बताया था वो था एम ग्रेटर देन जीएम का इस्तेमाल करके जिन फंक्शनों का हम आंसर निकालते हैं, और चौथा तरीका मैंने बताया था आपको लीनियर बाय लीनियर में। तो लीनियर बाय लीनियर में थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ आपको कि मैंने ऐसा बोला था कि अगर ऊपर भी एक लीनियर क्वांटिटी और नीचे भी एक लीनियर क्वांटिटी है, यानी कि रेशनल फंक्शन है जिसमें ऊपर एक लीनियर फंक्शन है और नीचे एक लीनियर फंक्शन है, ऐसे केसेस में एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं लेता हूँ 3x माइनस 5 अपॉन x 4 माइनस 7x, ऐसे मान लीजिए मैंने कोई फंक्शन लिया है। तो एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया था कि इसको y मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए और देखिए x कब रियल है। जरूरी नहीं है कि ऊपर एक लीनियर फंक्शन हो नीचे एक लीनियर फंक्शन हो। अगर हम किसी चीज क्वांटिटी को t मान लें और हमें लीनियर बाय लीनियर जैसा वो दिखने लगे तो भी हम उस मेथड से कर सकते हैं। बस बाद में देखना है कि t कहां जगह लाई करेगा। x है तो x एक रियल नंबर होगा, उसके हिसाब से आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन अगर वो एक्चुअली में लीनियर बाय लीनियर है तो हम डायरेक्ट आंसर भी रेंज का लिख सकते हैं। वो कैसे लिखना है? वो लिखना है y बिलोंग्स टू r माइनस, और माइनस में क्या करना है, जो क्वांटिटी x के आगे ऊपर है उसको लिखना है और जो क्वांटिटी x के आगे नीचे है उसको लिखना है। तो उसको अगर हटा देते हैं तो डायरेक्टली रेंज आप लिख सकते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताया था, हम डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। आगे मैंने यहाँ पर कुछ रेंज का टाइप 5 दिया है, और रेंज के टाइप 5 में हमें किस तरह फॉर्मेट होना चाहिए, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, इनमें से कोई भी फॉर्मेट होता है तो हम रेंज के लिए एक फिक्स पैटर्न फॉलो करते हैं। तो उसको कैसे करना है वो देख लेते हैं ना। तो इसमें करना क्या है बेसिकली, आप ध्यान से देखो। इसमें करना ये है कि तो 2 मिनट के लिए इसको आप एक y मान लो, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 अपॉन एक्स माइनस 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो एक्स वाई माइनस 3y एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11, और यहां से आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2x माइनस 3y यानी कि प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। इसमें आप ध्यान से देखो, ये x के टर्म भी है y के टर्म भी है, तो हम x की एक क्वाड्रेटिक बना देते हैं क्योंकि x 2 डिग्री में है। तो एक्स स्क्वायर, यहां पर आप ध्यान से देखो ये लिखा हुआ है x माइनस टू y माइनस 2 x, और यहां पर लिखा हुआ है 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। नाउ आप ध्यान से देखो, एक तरह से क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है 1x स्क्वायर समथिंग x प्लस समथिंग, यानी ये x की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह लिखा हुआ है ax स्क्वायर bx प्लस c, और एक अगर ये क्वाड्रेटिक है तो आप ध्यान से देखो, अगर x एक रियल नंबर है एक्सेप्ट 3, जो इसका डोमेन है एक्चुअली, तो x बेसिकली है क्या, x बहुत सारे रियल नंबर है एक्सेप्ट 3, यानी कि x कोई भी रियल नंबर हो सकता है 3 को छोड़ के। और अगर x रियल नंबर है तो इस क्वाड्रेटिक का जो x है वो रियल है, इसका मतलब जो इसका रूट है वो रियल है, और रूट रियल है तो हम d को क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो रूट क्या होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, और डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है, रियल एंड इक्वल। तो हम यहाँ तो रियल की बात कर रहे हैं, दोनों कंडीशन आएंगी और उसके हिसाब से फिर आंसर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से क्या आएगा, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 माइनस 12y प्लस 44 इज ग्रेटर देन 0। तो रिजल्ट क्या आया, y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 48 ग्रेटर देन 0, और इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 12 और y माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके हिसाब से जो रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 12 तक, सॉरी 4 तक, यूनियन 12 से लेके इंफिनिटी तक। और y ही तो क्या है, y ही तो आपका फंक्शन है, तो इसकी जो रेंज हो गई बेसिकली वो कितनी हो गई, वो हो गई कितनी, माइनस इंफिनिटी से माइनस 4 तक एंड 12 से लेके इंफिनिटी तक। यानी कि ये फंक्शन कभी भी 4 से लेकर 12 के बीच में नहीं लाई करेगा, उसके उस तरफ भी लाई करेगा, उसके इस तरफ भी लाई करेगा। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का रेंज निकालने का तरीका। अब क्वेश्चन इनमें से कोई भी हो, सबके रेंज निकालने का तरीका यही रहेगा। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये तो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक नहीं है, बट लेकिन अगर मैं कुछ थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट मारूं
इसमें अगर मैं थोड़ा सा कुछ सब्स्टिट्यूट मारूं, इसमें सब थोड़ा सब्स्टिट्यूट मारूं तो शायद एक ही जैसे पैटर्न बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्रॉब्लम लिया है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एंड इट्स माय फेवरेट प्रॉब्लम। और ये जनरली एग्जाम से पूछा जाता है क्वेश्चन, जनरली आईटी में तो अब तक 4-5 बार पूछा जा चुका है, लेकिन अलग अलग अंदाज में। तो मैं तो कह रहा हूं इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको याद हो जाए, आपको अपना नाम भूल जाए, लेकिन आपको ये आंसर जरूर याद होना चाहिए। लेकिन आंसर कोई भी याद करो, उसके सारे इफ्स और बट आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है आंसर याद हो गया क्वेश्चन ही भूल गया। ये क्वेश्चन याद तो है, आंसर भी याद है, लेकिन ये भूल गया किस कंडीशन में इस क्वेश्चन का आंसर वर्क करेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, जैसे मैंने इस क्वेश्चन किया है वैसे मैं इस क्वेश्चन को भी अगर करूंगा तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल क्या आएगा। मैं एक बार और ले रहा हूं, आपको लगेगा कि टाइम पास हो रहा है, बट ये कोई बात नहीं, इससे हमें बड़ा शानदार रिजल्ट मिलने वाला है। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो 1/3 से 3 आने वाला है। ठीक है, तो जो एफ एक्स है उसको क्या मान लेते हैं, वाई। मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं और ये आगे x² + x + 1 अपॉन x² - x + 1 और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या जाएगा, yx² और xy और y और x² + x + 1 और सिंप्लीफाई कर दो इसको फटाफट, y - 1 x² और यहाँ से x कॉमन ले लो, y + 1 और यहाँ से y - 1 > 0 और फिर वही फंडा लगाना है। अब यार सोचना नहीं बार बार, d > 0 ही होता है और d > 0 अगर है तो हम बोलेंगे y + 1 का होल स्क्वायर माइनस 4y - 1 का होल स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा y + 1 माइनस 2y - 2 और y + 1 2y - 2 greater than equal to 0, a² - b², a - b, a + b। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा -y + 3 और यहां से रिजल्ट आ जाएगा 3y - 1। तो कुल मिलाकर रिजल्ट आ गया y - 3, y - 1/3 लेस देन इक्वल टू 0, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 से 3 और y ही तो क्या है आपका रेंज है। तो इस फंक्शन को जो रेंज हुआ वो 1/3 से 3 हो गया। अब ध्यान से थोड़ा एक चीज नोटिस करना, अगर यहां पर माइनस हो जाए और यहां पर प्लस हो जाए, यहां पर माइनस हो जाए यहां पर प्लस हो जाए तो क्या होगा, यहां माइनस यहां प्लस, यहां प्लस यहां माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, और फिर यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर सेम चीज आएगी और रिजल्ट पूरा क्या आएगा, सेम आएगा। तो रिजल्ट अगर सेम आ रहा है इसका मतलब ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो या ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो, रिजल्ट हर बार क्या आने वाला है, सेम आना है। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि x² + x + 1 अपॉन x² - x + 1 या x² - x + 1 अपॉन x² + x + 1 हो तो दोनों केस में जो रेंज आता है वो आता है y बिलोंग्स टू 1/3 से 3 रेंज का। ठीक है, अब ध्यान से देखना अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा, लेकिन कंडीशन वही प्रोवाइडेड है कि ये जो x है ये ऑल रियल नंबर के लिए वर्क कर रहा है, क्योंकि इसका जो d है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये हर x के लिए पॉजिटिव है, तो नीचे वाली क्वांटिटी कभी 0 नहीं हो रही, इसका मतलब हर x के लिए वर्क कर रहा है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हर x के लिए वर्क करेगा और इस फॉर्मेट में अगर होगा तो उसका रेंज डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 1/3 से 3 आ जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में आप ध्यान से देखो क्या लिखा है, ये लिखा है x - 2 का होल स्क्वायर माइनस x/2 + 1 और नीचे लिखा हुआ है x/2 का होल स्क्वायर प्लस x/2 + 1। कैसे, पूरे में 4 से आप डिवाइड कर दीजिए तो इस तरह से बन जाएगा। और क्योंकि x/2 अगर रियल नंबर से बिलोंग करेगा, क्योंकि क्या लिखा है t² + t + 1, t² - t + 1, x² रियल से बिलोंग करेगा तो x भी रियल से बिलोंग करेगा। इसका मतलब हर रियल नंबर के लिए वर्क कर रहा है, और अगर हर रियल नंबर के लिए वर्क कर रहा है मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि x अगर रियल है तो x/2 भी रियल है और x/2 रियल है तो ये हर के लिए वर्क करेगा। तो इसका रेंज कितना आएगा, 1/3 से 3 आएगा इसका रेंज भी। सिमिलरली आप अगले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है, ये लिखा है 3x का होल स्क्वायर प्लस 3x + 1 और ये लिखा हुआ है 3x का होल स्क्वायर माइनस 3x + 1। आप ध्यान से देखो, अगर x रियल है तो 3x भी तो रियल है, ठीक है, और अगर 3x रियल है तो ये क्या लिखा है t² + t + 1, t² - t + 1, यानी इसका भी रेंज जो आएगा वो कितना आएगा, y बिलोंग्स टू 1/3 से 3। इसका मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन का आंसर यही आएगा, मैंने क्वेश्चन ही उस तरह से पिकअप किए हैं, बाकी मैंने आपको मेथड बता दिया है क्या करना है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है 1 + 10², तो लिखा हुआ है 10² x + 1 माइनस 10x
और ध्यान से देखो क्या लिखा है, tan स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan x। अब आप ध्यान से देखो, x कुछ भी हो, tan x एक रियल नंबर होता है, क्योंकि tan x की जो रेंज होती है वो रियल नंबर होती है। और अगर tan x रियल नंबर है तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, सेम फॉर्मेट, जिसको आप मतलब इस तरह के फॉर्मेट में x रियल होना चाहिए। तो अगर हम tan को t मान रहे हैं तो t क्या है, एक रियल क्वांटिटी है। इसका मतलब ये हो गया कि ये भी, इसका भी जो रेंज आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 1/3 से 3 आना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी x के लिए अनडिफाइंड नहीं है, ओनली फॉर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। उससे फर्क क्या पड़ता है, बाकी किसी भी x के लिए रियल क्वांटिटी आने वाली है, और ये रियल है तो रिजल्ट कितना आएगा, 1/3 से 3। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आंसर करना है तो आप डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकते हैं, आपको क्या फंडा लगाना पड़ेगा, ऊपर भी क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्वाड्रेटिक, इसे y मानो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इधर उधर ट्रांसफर करो, और फिर d करो, और जो भी y की वैल्यू आएगी वही ऑटोमेटिक आपकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। तो ये आपका रेंज निकालने का एक और तरीका हो गया। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार इस तरह से मिले, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मैंने अभी एक टाइप लिया है, इस तरह के टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब मैं बात करता हूं टाइप 6 की। मैंने टाइप 6 लिया है। टाइप 6 में क्या करना है हमें, कि हम इस कंसेप्ट से रिगार्डिंग बात करेंगे कि जिसमें फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। मतलब या तो फंक्शन हमेशा बढ़ रहा है और या तो फंक्शन हमेशा कम हो रहा है। मान लो कोई फंक्शन हमेशा बढ़ रहा है या तेजी से बढ़ रहा है, दोनों केस हो सकते हैं। तो अगर हमें पता है कि ये x1 से x2 तक जाएगा और फंक्शन बढ़ता हुआ है, तो जब हमें पता ही है कि फंक्शन बढ़ता हुआ है, तो जब कम टाइम होगा तो कम रिजल्ट आएगा, और जब ज्यादा टाइम होगा तो ज्यादा रिजल्ट आएगा। यानी कि कम इनपुट में कम आंसर आएगा, ज्यादा इनपुट में ज्यादा आंसर आएगा। इस तरीके से फंक्शन अगर तेजी से बढ़ रहा है तब भी यही होगा, जो कम इनपुट होगा, आपको दिख रहा है इसमें x2 x1 से बड़ा है ना, तो x1 की वैल्यू जो भी है वो कम आएगी और x2 की वैल्यू जो ज्यादा आएगी। तो रेंज कितनी हो जाएगी, अगर डोमेन आपको पता हो तो आप रेंज निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है तो क्या होगा, जो कम इनपुट है उसमें ज्यादा वैल्यू आएगी और जो ज्यादा इनपुट है उसमें क्या आएगी, कम वैल्यू आएगी। तो रेंज हम बता सकते हैं। यानी कि अगर हमें पता हो कि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और हमें उसकी डोमेन भी पता हो, तो अगर डोमेन पता होगी तो हम रेंज निकाल लेंगे। अब बात आती है ये कैसे पता करेंगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो ये टॉपिक हमें आगे जाके पढ़ना है फंक्शन का एप्लीकेशन करके, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम पढ़ेंगे। और एप्लीकेशन डेरिवेटिव हम बताएंगे, इस तरह बहुत सारे प्रॉब्लम उठाएंगे, जिसमें पहले यही पता करना पड़ेगा फंक्शन इंक्रीजिंग है क्या डिक्रीजिंग। और अगर ऐसा हमें पता चल गया तो हम ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं और साथ में हम उसकी रेंज भी निकाल सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ एग्जाम्पल ही वैसे लिए कि आपको पहले से ही पता है, तो आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। आप मुझे बताओ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा है। तो सबको पता है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब हुआ कम इनपुट पे कम आंसर और ज्यादा इनपुट पे ज्यादा आंसर। तो अगर ऐसा देखे जाए तो जो डोमेन है वो हमें दे रखी है, इसकी डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर। लेकिन फिलहाल अभी मैंने क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किया, इसमें डोमेन मैंने आपको दे दी है। तो अगर हम ये बोलेंगे कि x 0 से 7 है तो f ऑफ 0 कितना आएगा, तो अगर f ऑफ 0 देखें तो f ऑफ 0 कितना आएगा, e की पावर 0 1। और अगर f ऑफ log 7 देखें तो रिजल्ट क्या आएगा, e की पावर log 7, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 7। तो जो रेंज आएगी वो कितनी आ जाएगी, रेंज आ जाएगी f ऑफ 0 से लेके f ऑफ log 7, लेकिन 0 पे क्लोज आएगा और f7 पे ओपन आएगा, क्योंकि डोमेन में ओपन लगा हुआ है। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 1 से लेके 7 तक। सिमिलरली हमें पता है कि जो x स्क्वायर का ग्राफ होता है वो इस तरह बनता है। अब ये कुछ टाइम के लिए डिक्रीज करता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए इंक्रीज करता है। लेकिन जो डोमेन लिया है मैंने, उस डोमेन में इसका जो रिजल्ट है वो एक कैसा फंक्शन है, वो प्योर डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग का मतलब ये हो गया कि जो कम इनपुट होगा उसमें ज्यादा आंसर आएगा, जो ज्यादा इनपुट होगा उसमें कम आंसर आएगा। तो मुझे बताओ f ऑफ -5 कितना हुआ, 25, और f ऑफ -2 कितना हुआ, 4। तो जो रेंज आएगी वो कितनी आएगी, रेंज आएगी f ऑफ -2 से लेके f ऑफ -5, क्योंकि जो कम इनपुट है उसमें ज्यादा आएगा और दोनों पे क्लोज लगेगा, क्योंकि यहाँ दोनों में क्लोज लगा है। तो रिजल्ट क्या आएगा, y बिलोंग्स टू कितना, 4 से लेके 25। वो तो तुम्हें खुद भी दिख रहा है कि 4 कम है तो वो कम लिखा जाएगा, जो 25 से ज्यादा है तो रेंज इतना आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये एक टाइप है, बट लेकिन उसके लिए पहले आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना आना चाहिए। तो वो हम आगे के चैप्टर में देखेंगे, तो आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हो, ठीक है। तो अब मैं देखता हूं कि और क्या हो सकता है। और टाइप 7 हमारा जो है वो है मिसलेनियस टाइप्स के प्रॉब्लम। तो टाइप 7 जो होता है, तो एक तरह से टाइप 7 को आप ऐसे समझ लो
जो मैंने पहले बोला था कि रेंज निकालने का कोई मेथड नहीं होता है, जैसा क्वेश्चन आपको मिलेगा वैसा आपको बिहेव करना है। ठीक है, चलो देखते हैं फिर क्या है वो। टाइप 7 लिया है मैंने यहाँ पे, और टाइप 7 में मैंने बताया कि कोई भी रैंडम प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, लेकिन इसमें आपको ये डायरेक्ट नहीं बता सकते कि रेंज कैसे निकालना है। बस आप क्वेश्चन को थोड़ा ऑब्जर्व करो और आप देखो कि आपने क्या पहले से पढ़ रखा है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, इस पहले क्वेश्चन आप देखो क्या लिखा है, 4x - 3 c 17 - 3x। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई c की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, बट लेकिन जो भी कुछ होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, NCR का जो भी वैल्यू होगा वो n और r पर डिपेंड करेगा। तो पहले तो हम इसकी डोमेन की बात कर लेंगे, कब कब वर्क करेगा। तो ये जो भी कुछ लिखा है हमें ये देखना है कि किस x के लिए वर्क करेगा। तो आप ध्यान से देखो, डोमेन वाला कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं c के लिए कि 4x - 3 है जो भी कुछ, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 17 - 3x। और दूसरी बात ये है, इंटरसेक्शन नीचे जो भी क्वांटिटी लिखी है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि वो होल नंबर होना चाहिए। उस हिसाब से जो रिजल्ट आया इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 7x इज ग्रेटर देन 20। x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 पॉइंट समथिंग। x जो भी कुछ होना चाहिए वो 2 पॉइंट समथिंग से ग्रेटर होना चाहिए, आप ऐसे बोल लो 20/7। सिमिलरली यहां से जो x होना चाहिए वो 17/3 से कम होना चाहिए। तो दोनों का जो कॉमन देखे तो क्या होना चाहिए, 20/7 से लेके 17/3 ये x होना चाहिए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ऊपर जो भी कुछ होगा एक होल नंबर होगा, नीचे भी एक होल नंबर होगा, लेकिन ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे वाली क्वांटिटी से बड़ी या बराबर हो सकती है। तो फिर अगर मैं x के वैल्यू इस फ्रैक्शन तरीके से लूंगा तो ये तो कभी नेचुरल नंबर आ ही नहीं पाएगा, ये तो होल नंबर आ ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब x जो भी कुछ होना चाहिए इनके बीच के इंटीजर्स होना चाहिए। तो 20 से 17/3 के बीच में जो इंटीजर कितने आएंगे, तो 20/7 हुआ 2 पॉइंट समथिंग, है ना। तो एक तो आ जाएगा 3, और यहां से क्या आएगा, ये आएगा आपका, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 6 3 18, यानी कि 5 पॉइंट समथिंग। तो इसका 4 भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा, यानी ये है आपका 2 पॉइंट समथिंग और ये आपका 5 पॉइंट समथिंग। तो इसके बीच के जो रिजल्ट है वो आएंगे 3 4 5। तो डोमेन तो आपकी हो गई है। अगर डोमेन पता चल गई है, इनपुट पता चल गए हैं आपको, तो आप आउटपुट नहीं निकाल लोगे। तो बताओ 3 इनपुट है, मतलब डिस्क्रीट इनपुट है, तो डिस्क्रीट आउटपुट आएगा। तो मुझे बताओ f(3) कितना आएगा। तो f(3) का मतलब आएगा 12 - 3c 17 - 9, कितना आ जाएगा, 12 - 3 आपका आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा 9, और 17 - 9 जो आएगा वो आपका आएगा 8, और रिजल्ट इसका आ जाएगा 9। इस तरह से f(4) जो आएगा वो कितना आएगा, तो f(4) आएगा आपका 16 - 3 यानी कि 13c, और नीचे क्या जाएगा 17 - 4, तो 17 - 4, ऊपर से लिख दो 16 - 3, है ना, और ऊपर से आ जाएगा 13, और नीचे से आ जाएगा आपका 17 माइनस कितना 12, तो 17 - 12 आ जाएगा 5। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 13 से 5 का रिजल्ट क्या आएगा, 13 12 11 10 और 9, और नीचे क्या आएगा 1 2 3 4 5। तो कितना आ जाएगा 10, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया। जो भी रिजल्ट आ जाए 13 × 11 × 9, जो भी रिजल्ट आ जाए वो आपका आंसर हो गया। और इसी तरीके से आपका f5 निकाल लीजिए आप। तो f5 कितना आ जाएगा, तो आप आ जाएगा 5 4 20 - 3, तो कितना जाएगा 20 - 3 आ जाएगा आपका 17, और नीचे से क्या आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 17 16/2 17 8 जा, ये आ जाएगा, है ना। और ये आ जाएगा 6 5 8 5 13 136। तो जो रेंज आएगी इसकी वो कितनी आएगी, डिस्क्रीट आंसर आएंगे। एक आंसर आ जाएगा 9, एक आंसर आ जाएगा 136, और एक ये जो भी कुछ कैलकुलेट हो गया आएगा 13 × 11 × 9, जो भी आंसर है। तो ये इसके 3 आंसर हो गए। तो इस क्वेश्चन का जो रेंज है वो हो गया 9 136 एंड दिस, जो भी क्वांटिटी आएगी ये इसका रेंज निकालने का तरीका हो गया। अब अगले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो। अगले क्वेश्चन में लॉग निकला है, और लॉग में आपको पता रेंज कैसे निकालते हैं। अगर लॉग का हमें डोमेन मिल जाए, क्योंकि हमें पता है लॉग का जो डोमेन होता है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, तो सबको पता है, ठीक है। और अपने डोमेन में इसका जो रेंज होता है वो होता है -∞ से लेके +∞ तक, ठीक है। अब अगर डोमेन को एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर डोमेन आपने लिमिटेड कर दिया तो आंसर भी लिमिटेड हो जाएगा ना, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में कम वैल्यू पर
कम आंसर आएगा, ज्यादा वैल्यू पे ज्यादा। अब डोमेन को लिमिटेड कर दीजिए, बस डोमेन मिल गई तो आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप पहले ऐसे देखो ध्यान से, ये आ जाएगा और इसके बाद आप क्या लिखोगे, इसके बाद आप इसमें तो माइनस कॉमन लोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस का कितना 5, और इसको आप लिखो ध्यान से, परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बना के लिखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 9 और रिजल्ट आ जाएगा 9 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो रेंज इसके हिसाब से आ जाएगी माइनस इनफिनिटी से लेके 9 तक, ये इसकी रेंज आ जाएगी। किसकी? इसकी रेंज आ जाएगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो लॉग के अंदर अगर आप ये इनपुट रखते हो तो मुझे खुद बताओ क्या लॉग के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी होती है? क्योंकि ये लॉग का तो इनपुट है ना, कंपोजिट फंक्शन कंसेप्ट। ठीक है, अब फिलहाल अभी हम कंपोजिट की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो हम आगे देखेंगे। तो लॉग के अंदर जो भी चीज होनी चाहिए दैट शुड बी क्या, लॉग के अंदर जो भी चीज होनी चाहिए दैट शुड बी पॉजिटिव, और रेंज तो इसका ये है। इसका मतलब इसकी पूरी रेंज इसके लिए यूटिलाइज नहीं होगी। सिर्फ कितनी रेंज यूटिलाइज होगी आपकी? सिर्फ और सिर्फ इसमें रेंज यूटिलाइज होगी 0 टू लेके 9 तक। क्यों? क्योंकि लॉग के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए। और अब मुझे बताओ, लॉग एक इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि बेस 3 से 1 से बड़ा है, और अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनपुट कम होगा तो आंसर कम आएगा, इनपुट ज्यादा होगा तो आंसर ज्यादा आएगा। खुद बताओ लॉग 0 कितना होगा? तो इसकी वजह से लॉग 0 कितना होगा? लॉग 0 हो जाएगा माइनस इनफिनिटी, और इसकी वजह से लॉग बेस 3 पे कितना रिजल्ट आएगा 2, तो रेंज कितना हो गया? तो फंक्शन का असली रेंज कितना हुआ? माइनस इनफिनिटी से 2। तो जो इसकी रेंज हुई वो कितनी हुई? माइनस इनफिनिटी से लेके 2 तक। अब ध्यान से देखो अगले क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखो कि fx जो है वो है साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा है ना बगल में जी आई है। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ये तो किसी भी x के लिए वर्क कर रहा है, इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी किसी भी x के लिए वर्क कर रहा है, डोमेन की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट इतनी सिंपल सी बात है, x कुछ भी होगा ये तो एक इंटीजर क्वांटिटी आएगी, और इंटीजर इंटू पाई का मतलब समझ लीजिए n पाई, और साइन n पाई पे हमेशा कितना होता है? 0। तो 0 अपॉन एनीथिंग बिकम 0। तो हर केस में जो इसका आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है? y बिलोंग्स टू 0। y की वैल्यू सिर्फ 0 ही होगी, तो इसका जो रेंज हुआ वो कितना हुआ? 0। रेंज मतलब इसकी क्या आउटपुट आ सकता है? सिर्फ 0 ही आ सकता है। अगले क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, लॉग के अंदर साइन x लिखा है। अब क्यों दिमाग लगाना यार, हम सभी लोग जानते हैं जो साइन का रेंज होता है वो कितना होता है? वो -1 से 1 होता है साइन की रेंज। बट लॉग के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब इसकी सिर्फ उतनी ही रेंज इस्तेमाल होगी यहाँ पर जिसके लिए लॉग वर्क करे। तो कितनी रेंज इस्तेमाल होगी? तो ओनली 0 से 1 इस्तेमाल होगी। और क्योंकि हमें पता है कि लॉग का बेस नहीं लिखा, तो 10 हो गया तो ई होगा, तो हम 2 मिनट के लिए ई मान लेते हैं। तो अगर बेस ई है तो बेस 1 से बड़ा है, और बेस 1 से बड़ा है तो फंक्शन कैसा होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो कम पर कम आंसर आएगा, ज्यादा पर ज्यादा। तो लॉग ई 0 कितना होगा? माइनस इनफिनिटी। और log 1 कितना होगा? 0। तो जो रेंज आएगा इस क्वेश्चन का वो कितना आएगा? माइनस इनफिनिटी से लेके 0। जबकि log का रेंज कितना होता है? ऑल रियल नंबर। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर log का रेंज क्या आएगा? माइनस इनफिनिटी से 0। अब आप ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? फिफ्थ में आप ध्यान से देखो, मुझे सिर्फ इतना बताओ x प्लस 1/x की रेंज कितनी होती है? तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था AMG के अकॉर्डिंग कि इसकी रेंज अगर x पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू 2 होगी, और x नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू -2 होगी। तो रेंज कितनी आएगी? माइनस इनफिनिटी से -2 तक, और यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी तक। राइट, अब यहां पर लगा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो जो रेंज इसकी आनी चाहिए वो कितनी आएगी? इसकी आएगी, बहुत सारे नंबर आएंगे और जो लास्ट नंबर आएगा वो आएगा -2, और यहां पर जो नंबर आएगा वो आएगा 2, 3, 4, ऐसे बहुत सारे नंबर यहां भी आएंगे, यहाँ -3, ऐसे बहुत सारे। बीच का कौन कौन से नंबर मिस करेंगे? एक तो इसमें 0 नहीं आएगा, एक तो -1 नहीं आएगा, एक तो 1 नहीं आएगा। अब जैसे ही मैं लॉग लगाऊंगा, ठीक है, तो बेस नहीं लिखा है तो मैथमेटिक्स में जनरली हम लोग नेचुरल बेस पे समझते हैं, ई पे समझते हैं। अब लॉग के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी हो नहीं सकती है, इसका मतलब यहां तक की सारी क्वांटिटी क्या हो गई? खत्म हो गई। और यहां तक की सारी क्वांटिटी खत्म हो गई तो आगे तो नंबर कौन से बच रहे हैं? 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो फिर उस हिसाब से इसका रेंज क्या आएगा? इसका रेंज आएगा आपका log of 2, log of 3, log of 4, इसका रेंज आएगा। तो रेंज कितना हो गया? रेंज इसका हो गया log of कितना? n। ठीक है, n बिलोंग्स टू
कितना नेचुरल नंबर और n ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो शॉर्ट में लिख दिया मैंने आंसर, पूरा आंसर था log 2 log 3 log 4 वगैरह के लिए मैंने लिखा log n, और n क्या है नेचुरल नंबर और n एक से बड़ा है, तो ये इसका हो गया रेंज। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कोई भी फंक्शन जो आपको दिया गया है उसका रेंज अगर निकालना है तो या तो उसके अंदर वाले की रेंज आप जानते होगे, ठीक है, या आप ओवरऑल का कुछ तरीका जानते होगे, और अगर नहीं जानते हो तो फिर आपके पास कैलकुलस को यूज करने का और कोई तरीका नहीं है। तो आप जितने ज्यादा रेंज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको आंसर आएगा। मैंने कल भी आपको रेंज की एक डीपीपी दी थी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में, और मैंने आपको पहले भी रेंज की डीपीपी दी थी। जब आप करोगे तो आपको दिख जाएगा रेंज क्या क्या आ सकता है। आपने किए होंगे तो जरूर आपको प्रॉब्लम आ रहे होंगे, मुझे व्हाट्सएप करके आप बताना कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, मैं पूरे प्रॉब्लम आपकी सोल्व करूँ। तो ये रेंज निकालने के कुछ तरीके थे। मैं अभी रेंज की और डोमेन की कुछ प्रॉब्लम और लूंगा चैप्टर के, मतलब आज की वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो अगला मैं जो टॉपिक उठाने वाला हूं वो है आपका आइडेंटिकल और इक्वल फंक्शन, है ना। तो कई बार क्या होता है कि देखने में कुछ चीजें इक्वल लगती हैं या सिमिलर लगती हैं, तो हमें लगता है कि वो सेम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आइडेंटिकल फंक्शन होने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है उसको हम देख लेते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा क्या आइडेंटिकल फंक्शन होता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। नाम से क्लियर है, इक्वल मतलब बराबर, आइडेंटिकल का मतलब होता है सिमिलर। तो इसका मतलब कुछ फंक्शन हमें देखने में इक्वल या आइडेंटिकल लगेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल ले रखे हैं, और इन सारे एग्जाम्पल में हमें देख के ऐसा लग रहा होगा, सारे क्या मतलब मैक्सिमम में आपको देख के ऐसा लग रहा होगा सारे सेम ही हैं, लेकिन कुछ कुछ कमियां हैं कुछ में, वो क्या क्या है देखते हैं। तो इक्वल और आइडेंटिकल में सबसे बड़ी बात है कि कोई भी दो लोग कब इक्वल होंगे, क्या वो शकल से सेम दिखेंगे तब वो इक्वल होंगे, या अपने नॉलेज से सेम होंगे तब इक्वल लगेंगे? नहीं, जब उनकी ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी मैच करेगी, शकल से, सूरत से, कपड़ों से, बोलने, बतियाने, उठने बैठने, डिसीजन लेने, माइंड पावर, कुछ भी देखा जाए तो हर कुछ अगर सेम होगा तो हम बोल लेंगे कि वो जो दो लोग हैं वो एक सिमिलर नेचर प्रॉपर्टी के हैं। इस तरीके से अगर दो फंक्शन में सब कुछ सेम है तो क्या से पता चलेगा सब कुछ सेम है? सिर्फ दिखने पर से नहीं, दिखना सेम है इसका मतलब नेचर लगभग वैसा ही है, बट लेकिन अगर वो उतने ही इंटरवल में वर्क करे जितना कोई पहला वाला फंक्शन वर्क कर रहा है, दूसरा वाला फंक्शन उतने ही रेंज तक जाए जितना पहला वाला जा रहा है। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन दिखने में सेम है साथ में, तो हम क्या बोलेंगे? fx and gx are said to be identical if क्या क्या if they looks same and domain of G is same as domain of F and range of G also range of F। मतलब अगर दो फंक्शन को हम आइडेंटिकल फंक्शन बोल रहे हैं, ये कह दो अगर दो फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन हैं तो दिखने में तो सेम दिखेंगे ही, तभी तो आप कहोगे भैया आइडेंटिकल है कि नहीं है, लेकिन उनकी डोमेन भी सेम होनी चाहिए और उनकी रेंज भी सेम होनी चाहिए। तो दिखने में जो चीज सेम है साथ में उनकी डोमेन सेम है, साथ में उनकी रेंज सेम है, इसका मतलब फंक्शन आइडेंटिकल है। मैं बड़ा सिंपल से एग्जांपल लूंगा जो आपको देखने में आसान लगेगा। देखो पहला क्वेश्चन देखो, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं। पहला एग्जांपल उसमें आप देखो, पहले एग्जांपल में आप ध्यान से देखो log x स्क्वायर। तो log x स्क्वायर में आप देखो 2 को अगर आप बाहर निकाल लो तो क्या बन जाएगा? 2 log x, बगल में क्या लिखा है? 2 log x। तो आपको क्या लग रहा होगा कि सर fx जो है ना वही तो gx है, जो fx है वही gx है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। IIT एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन इस तरह से नहीं पूछा आइडेंटिकल है। उन्होंने दिस बराबर दिस लिख दिया, कई लोगों ने जवाब दे दिया हाँ नहीं, गलती क्या है? log ऑफ x स्क्वायर, इसकी जो डोमेन है वो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 है। क्यों? कोई भी रियल नंबर होगा इसका स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाएगी, लॉग के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, इसका 0 बस एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग x क्या होना चाहिए? x ओनली पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, तो इसका डोमेन मैच ही नहीं करता भाई। हम ये प्रॉपर्टी सिर्फ जब ही और जब ही लगा सकते हैं जब हमें पता हो कि x पॉजिटिव है। यहाँ तो पता ही नहीं ना कुछ, इसका मतलब इसकी डोमेन अलग है, इसकी डोमेन अलग है, डोमेन नहीं मैच करते, इसका ये मतलब ये फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा, ध्यान से देखो, ये x से ये बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? log e, और ln e क्या होता है? 1, तो रिजल्ट क्या आ गया? रिजल्ट आ गया x।
इस तरीके से आप इसमें क्या कहोगे सर ये बेस ई है इसका बेस बी है तो रिजल्ट क्या आ गया एक्स। सर दिखने में सेम है तो हम क्या बोलेंगे सर एफ एक्स बराबर जी एक्स। नहीं ये गलत है। क्यों गलत है? बात ध्यान से देखो। इस केस में जो डोमेन है वो क्या है ऑल रियल नंबर। क्यों? ई की पावर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस केस में जो डोमेन है वो क्या है ओनली पॉजिटिव नंबर। तो इसका रियल है और इसका पॉजिटिव है, इसका डोमेन मैच ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब जब डोमेन ही नहीं मैच कर रहा है तो आप सेम आंसर कैसे बोल सकते हैं? इसका जो एक्स आ रहा है वो एक रियल नंबर है जो सॉल्व करके आया था, और इसका सॉल्व करके जो एक्स आ रहा है वो रियल नहीं, वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी। जब दोनों एक्स सेम ही नहीं है तो हम कैसे बोल देंगे कि वो इक्वल फंक्शन है। अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो कि इसमें जो कॉस का डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, कॉस का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है। कॉट का जो डोमेन होता है वो होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, क्योंकि नीचे साइन आ जाएगा है ना। यहाँ का भी तो इसका जो डोमेन है वो है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, इसका डोमेन भी जो है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई। अब हम चेक कर लेते हैं इसका फंक्शन। तो ध्यान से देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाहर ले लो, लिख सकते हैं इन दोनों कॉस स्क्वायर एक्स बाहर ले लो, क्या बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या आ गया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या आ गया कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये कैसा आ गया भाई, लेके तो इसको चले थे लेकिन जो रिजल्ट आया है वो इसके बराबर आ गया। इसका मतलब एफ एक्स जी एक्स के बराबर है। लेकिन फिर भी बात आगे मैंने क्या बोला डोमेन और रेंज चेक करनी पड़ेगी। तो बेटा ऐसा है इस क्वेश्चन में जब डोमेन सेम था और रिजल्ट भी दोनों का सेम आ रहा है तो रेंज भी क्या आएगा सेम ही आएगा। इसका मतलब इसकी डोमेन और रेंज क्या है सेम है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये क्या है ये आइडेंटिकल है। तो ये क्या हुआ नॉट आइडेंटिकल, ये क्या हुआ नॉट आइडेंटिकल, ये क्या हुआ आइडेंटिकल। किसकी बात कर रहा हूं इसकी बात कर रहा हूं। अब अगला ध्यान से देखना आप, अगले क्वेश्चन में जो इसका रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और इसका रिजल्ट भी क्या आएगा 1 आएगा। तो हमें क्या लगेगा सर एफ एक्स बराबर जी एक्स है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि इसकी डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है, लेकिन इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई है। क्यों? क्योंकि एन पाई पे साइन 0 हो जाएगा और 0 बाय 0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये हर एक्स के लिए वर्क नहीं कर रहा है, तो डोमेन सेम नहीं है। तो ये कौन सा फंक्शन है ये आपका नॉट आइडेंटिकल फंक्शन है। इसी तरीके से आप ध्यान से देखो रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट आएगा एक्स, लेकिन एक्स स्क्वायर का रूट लोगे तो रिजल्ट क्या आएगा मॉड एक्स। लेकिन ज्यादातर लोग क्या लगेगा सर एक्स रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो भी एक्स आएगा, सर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो एक्स आएगा। जबकि हम आपको 11th से बताते चले आ रहे हैं कि रूट में अगर अंदर एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स नहीं वो मॉड एक्स होता है, और मॉड एक्स एक पॉजिटिव रिजल्ट है जबकि एक्स कुछ भी है। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखना थोड़ा सा, इसका रिजल्ट आया है मॉड एक्स और इसका रिजल्ट आया एक्स। ठीक है, अब इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है और इसकी जो डोमेन है वो ओनली पॉजिटिव क्वांटिटी। इस बार रेंज मैच कर रही है, ध्यान से देखो इसका जो आंसर आएगा पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, इसका भी आंसर जो आएगा पॉजिटिव क्वांटिटी। इस बार रेंज मैच कर रही है, फंक्शन भी मैच कर रहा है, लेकिन डोमेन नहीं मैच कर रही। इसका मतलब ये फंक्शन भी क्या है आपका नॉन आइडेंटिकल है। और इसके बाद ध्यान से देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स और एक्स स्क्वायर सिग्नम एक्स। तो ध्यान से देखो इस केस में अगर x पॉजिटिव क्वांटिटी है तो रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर, और अगर x नेगेटिव क्वांटिटी है तो रिजल्ट आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, सही है। और रिजल्ट 0 पे कितना आएगा 0, तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां पर ध्यान देखो अगर x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर, अगर x एक नेगेटिव क्वांटिटी है तो सिग्नम की वैल्यू आएगी -1, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो आंसर आ जाएगा इसका 1, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सेम चीज, और अगर x एक नेगेटिव क्वांटिटी तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इसकी डोमेन क्या है ऑल रियल नंबर, इसकी डोमेन क्या है ऑल रियल नंबर, डोमेन भी सेम है रेंज भी सेम है, तो ये फंक्शन क्या है आइडेंटिकल फंक्शन है। तो मैं आज इस लेक्चर के नीचे आपको आइडेंटिकल फंक्शन, ठीक है, और नॉन आइडेंटिकल फंक्शन से रिलेटेड जो भी डीपीपी होगी वो इस डीपीपी आज मैं इस लेक्चर के नीचे आपको डाल दूंगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आप उनके क्वेश्चन कर लेना और पहचान के बताना कौन सा फंक्शन आइडेंटिकल है कौन सा फंक्शन नॉन आइडेंटिकल
है, उसमें कुछ क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी होंगे, तो उसको आप अभी होल्ड पे रख देना। जैसे ही आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे तो आप उन क्वेश्चन को भी ट्राई कर लेना, ठीक है। तो ये मैंने सारा आपको बताया, आइडेंटिकल फंक्शन कौन से होते हैं और कौन से फंक्शन नॉन आइडेंटिकल होते हैं। मतलब कुल मिला के बात आपको ये देखनी है कि उनकी डोमेन भी सेम होनी चाहिए, रेंज भी। दिखने में तो सेम है लेकिन डोमेन और रेंज भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। और हम अगली क्लास से पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, ठीक है। पहले तो सारे ग्राफ में इंट्रोड्यूस करूंगा जो भी हमने 11th में पढ़े हुए हैं, उसके बाद ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करके दूसरा ग्राफ आप कैसे बना सकते हो इजिली, उसके बारे में बात करूंगा। हो सकता है उसमें 2 या 3 लेक्चर लग जाए मेरे को, लेकिन मैं बना रहा हूं उसको, फंक्शन के नाम से आगे बढ़ाते रहेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा कब कौन सा लेक्चर हो रहा है, ठीक है। और आप लोग अभी भी वीडियो को देख नहीं रहे हो और फिर प्रॉब्लम आती है तो अननेसेसरी आसान से क्वेश्चन को भी डाउट बना के पूछ लेते हो। सारे वीडियो देखो, इसके बाद कोई डाउट आता है तो पूछो, मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे मैंने पिछली क्लास में बोला था, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जब मन टाइम मिले तो आप YouTube में जाओ और सीधे चैनल में देख लो कि क्या वीडियो अपलोड हुआ है। अगर हुआ है तो पढ़ लीजिए, नहीं हुआ है तो रहने दीजिए। आप वेट मत करो कि मैं पोस्ट करूंगा। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि इस लेक्चर के लास्ट में मैं आपको डोमेन और रेंज से रिलेटेड कुछ और सारी प्रॉब्लम कराऊंगा, तो मैं अब कुछ प्रॉब्लम आपको कराने जा रहा हूं। तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। मुझे कुछ बच्चों ने ऐसी प्रॉब्लम बार बार पूछी है जिसमें वो किसी फंक्शन में कुछ अगर रिप्लेस करना हो तो क्या आंसर आएगा। तो मैंने सोचा कि वैसे मैंने आपको 11th में बता दिया था, फिर भी मैं आपको रिकॉल कराने के लिए रिप्लेसमेंट की कुछ प्रॉब्लम बता रहा हूँ, फिर मैं इसके साथ रेंज की और कुछ डोमेन की प्रॉब्लम और ले लेता हूँ। तो हमारा ये लेक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद फिर मैंने जैसे बताया कि हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने मुझे डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम पूछी है, मैं एक एक सबका टाइप कर देता हूँ। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, जैसे रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है समझो। मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है x+1, ठीक है, और मुझे fx निकालना है। तो इसमें किसी बच्चे ने क्या बोला, सर इसमें दिमाग क्यों लगाना है, इसमें √x से रिप्लेस कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप -√x से रिप्लेस करोगे तब भी तो आंसर आ सकता है। तो पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में डोमेन क्या दे रखी है। तो अगर मैं x को √x से रिप्लेस कर दूं, ठीक है, अब ये क्या समझ रहे किससे रिप्लेस करना, तो दिमागी मत चलाओ ना, आप तो क्या कर दो x² को t से रिप्लेस कर दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-√t से, ठीक है। तो अगर x² को t से रिप्लेस किया तो यहाँ आ जाएगा t, और यहाँ पर क्या आ जाएगा +-√t+1, ठीक है। तो fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-√x+1। तो ये टोटली इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस तरह से डिफाइन होगा, ठीक है। इस तरीके से मान लो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ, ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है x³ +3x 3² + 3x = x-1, मान लो ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब आपको निकालना है f(1) की वैल्यू कितनी आएगी। तो इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं चलाना, आपको ध्यान से देखो। अगर आप f(1) चाहिए तो बेसिकली आप इसको 1 से रिप्लेस कर रहे हो, सॉरी f(-1) निकालना है। तो आप क्या करो, x³ + 3x² + 3x, या तो आप ऑब्जर्वेशन से बताओ क्या रिप्लेस करना है, तो ये -1 के बराबर होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ x³ + 3x² + 3x + 1 कितना आ गया, 0। तो x+1 का होल क्यूब कितना हो गया, 0। यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। यानी कि अगर इस क्वेश्चन में आप x को रिप्लेस कर दो -1 से, तो ऑटोमेटिक ये क्वांटिटी हो जाएगी -1, ठीक है, और ये क्वांटिटी यहाँ से निकल जाएगी। तो अगर x को आप -1 से रिप्लेस करते हो, अगर इसको ऐसे रिप्लेस करते हो, इसको ऐसे रिप्लेस करते हो, तो आपका जो x रिप्लेस होना चाहिए वो -1 से होना चाहिए। तो उधर से रिजल्ट क्या जाएगा, ये तो कन्वर्ट हो गया -1 में, और x की वैल्यू हो गई -1 तो रिजल्ट आ गया -2। तो जो भी क्वेश्चन है उसमें आप रिप्लेसमेंट देख लीजिए क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है x + y और 2x - y = xy², ये कोई फंक्शन लिख दिया है। अब मान लो आपसे पूछ लिया गया है फाइंड, तो इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। एक काम करो, आप इसको रिप्लेस करो अल्फा से, इसको रिप्लेस करो बीटा से, जो भी लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो x पर भी डिपेंड कर रहा है और y पर भी डिपेंड कर रहा है। तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब ध्यान से देखो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो क्या जाएगा, 3x = α + बीटा, तो x = आ जाएगा α + β/3। सिमिलरली दोनों को आप सब्ट्रैक्ट नहीं, आप पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 3y 2α - β। तो y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2α - β/3।
तो कुल मिला के बात ये हुआ कि अगर मैं x को इससे रिप्लेस कर दूं और y को इससे रिप्लेस कर दूं तो ये चीज इससे रिप्लेस हो जाएगी और ये चीज इससे रिप्लेस हो जाएगी। तो इसका मतलब यहां से मैं रिजल्ट क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ, इसको रिप्लेस किया अल्फा से और इसको रिप्लेस किया बीटा से, तो ऑटोमेटिक x किससे रिप्लेस होगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 से, और y किससे रिप्लेस होगा, ये होगा 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 3 से का होल स्क्वायर, क्योंकि y का स्क्वायर है। तो रिजल्ट क्या आ गया, अगर मैं अल्फा को x से रिप्लेस कर दूं, बीटा को y से रिप्लेस कर दूं, यहाँ क्या जाएगा x प्लस वाई बाई 3, और यहां से क्या जाएगा 2x माइनस वाई बाई 3 का होल स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा रिजल्ट। तो ये एक डिफरेंट टाइप का रिप्लेसमेंट है, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान से देखो, मान लो क्वेश्चन दे रखा है f ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1 बाई x इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये हमें एक फंक्शन दे रखा है। अब ये भी एक विशेष तरह, ये भी एक मतलब स्पेशल टाइप का रिप्लेसमेंट है कि एक फंक्शन जो लिखा हुआ है और दूसरे फंक्शन का जो इनपुट है वो दोनों आपस में इस तरह से कनेक्टेड है कि अगर मैं एक को रिप्लेस करूंगा किसी अमाउंट से तो दूसरा भी ऑटोमेटिक पहले वाले से रिप्लेस हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं 1 बाई एक्स से तो क्या होगा बताओ, ये बन जाएगा 1 बाई एक्स, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ f, और 1 अपॉन 1 बाई एक्स बिकम x। तो इससे क्या रिजल्ट कन्वर्ट हो गया बताओ, पहली क्वांटिटी बन गई दूसरी और दूसरी क्वांटिटी बन गई पहली। जब भी कभी ऐसा फंक्शन का समेशन फॉर्म लिखा हो जिसमें समेशन या डिफरेंस जिसी फॉर्म लिखा हो, एक को रिप्लेस करने से दूसरा आ जाए या दूसरे को रिप्लेस करने से पहला आ जाए, तो इस तरह के फंक्शन को हम इस तरह से रिप्लेस करके क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, इसको नाम दे 2। अब मुझे खुद बताओ, इसको और इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या लिखें, 1 में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2, तो क्या जाएगा fx माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2fx, और रिजल्ट क्या जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर। तो जो fx की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, x स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर, और बाहर आ जाएगी माइनस 1 बाई 3। तो ये आपका हो गया फंक्शन, ठीक है। बाकी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि डिफाइन है या नहीं है, वो सब चीजें क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। एक भी दूसरे टाइप का रिप्लेसमेंट हो गया। तीसरा जो एक खास रिप्लेसमेंट है उसको भी ध्यान से देख लो। तीसरा एक खास रिप्लेसमेंट क्या है कि अगर fx कोई फंक्शन है इस तरह का कि ऊपर लिखा हुआ है आपका a टू दी पावर x, यहां पर लिखा है रूट a टू दी पावर x, ठीक है। अगर ऊपर लिखा हुआ है a टू दी पावर x, यहाँ लिखा है रूट a प्लस a टू दी पावर x, इस तरह का लिखा हुआ है अगर, तो इस तरह के फंक्शन में जो हमेशा आंसर आता है वो आएगा f ऑफ x, और f ऑफ 1 माइनस x का जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा हाफ के बराबर आएगा। अब कैसे, तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं x को रिप्लेस कर देता हूं 1 माइनस एक्स से, तो f ऑफ 1 माइनस एक्स कितना आएगा, ये आएगा a टू दी पावर 1 माइनस एक्स, ये आएगा रूट ऑफ a, ये आएगा a टू दी पावर 1 माइनस एक्स, ठीक है। और यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा, a टू दी पावर माइनस एक्स, यहां से रिजल्ट क्या आएगा रूट a, यहां से क्या आएगा a टू दी पावर माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या आएगा a रूट a टू दी पावर एक्स a, ठीक है। और a रूट a से अगर डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा, रूट a टू दी पावर एक्स प्लस रूट a। अब ध्यान से देखो, इसमें और इसमें कुछ सिमिलरिटी बस ये है कि जो नीचे था वो अभी भी नीचे है, बट ऊपर वो टर्म आ गया है जो पहले नहीं था, यानी कि ऊपर वाले टर्म को अगर ऐड कर दिया तो नीचे वाला जैसे ही बन जाएगा। तो अगर मैं fx में f ऑफ 1 माइनस एक्स ऐड कर दूं तो रिजल्ट बन जाएगा a टू दी पावर x रूट a, और रूट a प्लस a टू दी पावर x, तो रिजल्ट आ गया 1, ठीक है। रिजल्ट आ गया 1, सॉरी यहाँ पर रिजल्ट आएगा 1, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है, ध्यान से देखो, मैं एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम लिखता हूँ। क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू 4 टू दी पावर x अपॉन 2 प्लस 4 टू दी पावर x, और क्वेश्चन ये है, पता कैसे चलेगा भाई, इस तरह एक प्रैक्टिस यही तो चीज होती है। 1 अपॉन 2010 11 इस समय 19, फिर f ऑफ 1 अपॉन 2019, f ऑफ 3 अपॉन 2019,
19 एंड सो ऑन, f अपॉन 2000, 18 अपॉन 2019। तो इसका रिजल्ट क्या जाएगा? तो अब ध्यान से आप देखो, ये फंक्शन हमारा जाना पहचाना है, a टू द पावर x और a का रूट 2 और 4x, हम डायरेक्ट आंसर भी ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लो ये भूल भी जाता है आपको, तो आपको इतनी सारी वैल्यू पुट करके तो आंसर निकालोगे नहीं, तो क्या करोगे? आप कोई पैटर्न ही तो नोटिस करोगे। तो ध्यान से देखो, इसका इनपुट और जो इसका इनपुट है, इसका जो सम आ रहा है वो आ रहा है 1। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ट्राई क्या मारना है, अगर ये x है ये क्या होगा? ये 1 माइनस एक्स होगा, क्योंकि इसका और इसका सम 1 आ रहा है। तो अगर ये x है तो ये 1 माइनस एक्स होगा। तो एक बार आप ट्राई क्या मारो क्वेश्चन में, एफ एक्स को रिप्लेस करो 1 माइनस एक्स से, जो रिजल्ट आ रहा है उन दोनों फंक्शन को ऐड करके देखो, जो रिजल्ट आ रहा है उन दोनों फंक्शन को ऐड करके देखो, तो रिजल्ट क्या आया? 1। इसका मतलब अगर इन दो फंक्शन का रिजल्ट 1 आया है, फिर अगले दो फंक्शन का रिजल्ट 1 आएगा, फिर अगले दो फंक्शन का रिजल्ट 1 आएगा, तो टोटल सीरीज में कितने वो फंक्शन है, टोटल वैल्यूज कितनी है? 2018 वैल्यू है, और दो वैल्यू मिलके बना रही है 1 के बराबर। तो टोटल 2018 वैल्यूज का हाफ कितना हो जाएगा? हो जाएगा 1009। यानी कि अगर दो फंक्शन मिलके 1 बना रहे हैं, फिर अगले दो फंक्शन मिलके 1 बना रहे हैं, फिर अगले दो फंक्शन मिलके 1 बना रहे हैं, तो 2018 फंक्शन मिलके 1009 यानी 2018 फंक्शन मिलके 1009 वैल्यू बनाएंगे, 1009 वैल्यू को बनाएंगे। तो एक तो रिप्लेसमेंट का ये यूज हुआ। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन में लिखा होता 1 अपॉन 2020, 2 अपॉन 2020 और 2019 अपॉन 2020। तो इस बार ध्यान से देखो, टोटल कितने वैल्यूज हैं? इस बार टोटल 2019 वैल्यू है। दो दो अगर मिल भी जाएंगी तब भी बीच में एक वैल्यू बच जाएंगी, दिमाग ही नहीं लगाना ना यार आपको। तो बीच वाली जो वैल्यू आएगी वो कौन सी होगी? तो बीच वाली वैल्यू होगी इसका हाफ। तो इसका हाफ कितना आएगा? 2010 अपॉन 2020, 1010 अपॉन 2020, और ये कितना हो जाएगा? एफ ऑफ, मतलब बाकी तो वैल्यू क्या जाएंगी कितनी? टोटल 2019 वैल्यू है, 2018 का आधा कर दो, कितना आ जाएगा? 1009। और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ हाफ आ जाएगा। और एफ ऑफ हाफ कैसे निकलेगा वो ध्यान से देख लो आप। अगर इसको हाफ से रिप्लेस कर दोगे तो हो जाएगा एफ ऑफ हाफ, और इसको भी हाफ से रिप्लेस कर दो तो कितना आ जाएगा? एफ ऑफ हाफ 1। तो 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ हाफ कितना हो गया? 1। तो एफ ऑफ हाफ कितना हो गया? तो एफ ऑफ हाफ हो गया हाफ के बराबर। तो रिजल्ट कितना आ गया? हाफ प्लस 109। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 1009.5। इतना दिमाग ही लगाना यार, बड़ा सिंपल रिजल्ट होता है इसका। जो भी लास्ट टाइम इसका आधा कर दो, तो इसका बाई 2 कर दो, कितना आ जाएगा? 109.5। दिमाग ही नहीं चलाना है आपको। इस तरह क्वेश्चन जब भी दिखे तो सोचना ही नहीं, सीधे ही आंसर लिख दो। ठीक है, तो एक रिप्लेसमेंट का तरीका हो गया। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है, उसको भी देख लो। उसमें क्या होता है, अगर fx और f1/x का जो प्रोडक्ट है वो fx प्लस f1/x के बराबर हो, एंड fx इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। अब कई बार क्या होते हैं, कुछ बुक्स में हो या फिर कुछ पेपर्स में हो, ऐसा लिखना भूल जाते हैं वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आइडिया लग जाता है। अगर ऐसी कहीं इंफॉर्मेशन दे रखी है तो आप थोड़ा वहां से हिट एंड ट्रायल लेके क्वेश्चन को भी आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर जेन्युइन क्वेश्चन है तो उसमें हमेशा मेंशन होता है कि वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो अगर fx कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो fx होता है वो हमेशा डायरेक्टली होता है 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, जहां पर n होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, अब वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा क्या है ना। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो क्वेश्चन दे रखा है कि fx इज पॉलिनोमियल फंक्शन satisfy इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, एंड f ऑफ 2 इज इक्वल टू 33, then
फाइंड डिग्री एंड एफ ऑफ 3। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जैसा कि हमें पता है कि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें पता है एफ एक्स कुछ भी नहीं, एफ एक्स है 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन। दूसरी बात हमें यह है कि एफ टू की वैल्यू पता है, तो हम एफ टू की वैल्यू कितनी लिखेंगे 1 प्लस माइनस 2 की पावर एन, जो कि दे रखा है 33। तो प्लस माइनस 2 की पावर एन कितना आ गया 32। अब अंडरस्टूड है एक तरफ प्लस माइनस और एक तरफ पॉजिटिव है, इसका मतलब प्लस वाला ही लेना है। और ए भी अंडरस्टूड है 2 की पावर एन 32 है, जिसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, तो एन की वैल्यू 5 होना चाहिए। तो बेसिकली जो फंक्शन हुआ वो कौन सा हुआ, फंक्शन हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू 1। अब प्लस या माइनस में कौन सा लेना था, प्लस वाला, और कितना आएगा एक्स की पावर 5, जो डिग्री 5 आई है। तो एफ ऑफ 3 कितना आएगा, एफ ऑफ 3 आएगा 1 प्लस 3 की पावर 5, कितना आ जाएगा, ये जाएगा 243, 243 क्या जाएगा 244। तो ये इस फंक्शन की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो अगर इस तरीके से में से कोई भी फंक्शन आपको अगर मिल जाता है तो उस केस में आपको यही देखना। इसमें एक बहुत फेमस एग्जांपल है, मैं उसको भी ले लेता हूं, उसको देख लो क्या है। एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, एफ एक्स वाई माइनस 2 fx is polynomial such that this for every x y belongs to real at 0 not 0। ठीक है, ऐसा कुछ बता दिया गया हमको। ठीक है, अब ध्यान से देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। ठीक है, तो इसमें आप ये देखो, एक मिनट में थोड़ा चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन वैलिड है कि नहीं है। 0 0 0 0 ठीक है, हम यहाँ पर ऐसा बोल दे रहे हैं जो F1 है वो नॉट इक्वल टू 3 है। ठीक है, ऐसा मैं बोल दे रहा हूँ, मतलब कुछ क्वेश्चन में डिमांड ऐसी होगी कि हम जज कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, इसमें बोला गया कि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और साथ में कंडीशन भी दे रखी है। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम x और y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, और जब कुछ भी रख सकते हैं तो हमारे हाथ में है कि हम प्रॉब्लम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमें कुछ ऐसा रखना चाहिए क्वेश्चन वैलिड हो जाए। अब उसने जैसे बोला पॉलिनोमियल फंक्शन, हमने क्लिक किया, अरे दो चीजों को प्रोडक्ट भी है, उनका सम भी है, तो कहीं ऐसा नहीं वही वाला फंडा जो हमने पढ़ा था। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर y को रिप्लेस कर देते हैं 1/x से और देखते हैं उससे रिजल्ट क्या बनता है। तो उससे रिजल्ट बन रहा है एफ एक्स इंटू एफ 1/x, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x प्लस एफ ऑफ y को रिप्लेस किया तो 1 माइनस 2। नाउ अब ध्यान से देखना, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, उन्हीं का सम है, रेसिप्रोकल भी है, ये एक्स्ट्रा है, अंडरस्टूड ये 0 होगा, है ना, लेकिन ऐसे बोलने से थोड़ा ना होता है। चेक करके देखते हैं। तो एक काम करते हैं, हम इसमें कुछ और पुट कर देते हैं, हम x को भी 1 डाल देते हैं और y को भी 1 डाल देते हैं। उससे क्या जाएगा, f1 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 माइनस 2। तो क्या रिजल्ट आया, यह आया f1 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ f1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो f1 की दो वैल्यू आ रही है, -1 और f1 की एक वैल्यू आ रही है -2। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 1 लेना चाहिए था मेरे को। ठीक है, तो f1 1 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो f1 1 नहीं, तो 0 नहीं हो सकता, इसको 0 होना पड़ेगा। तो f1 की वैल्यू कितनी हुई, 2 हुई, और अगर f1 की वैल्यू 2 हुई तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजल्ट जो बनेगा वो इस तरह का बन जाएगा। क्यों, क्योंकि f1 अगर 0 1 2 हो गया तो 2 - 2 0 हो जाएगा, ये रिजल्ट ऐसे बन जाएगा। और जैसे ही ये रिजल्ट बनेगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि f(x) क्या है 1 प्लस माइनस x की पावर n। बाकी आगे कोई ना कोई कंडीशन दी होती, जैसे मान लो आपको दे दिया गया कि जो f3 है वो आपका है -26।
ठीक है, तो क्या लिखोगे, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3 की पावर n इज इक्वल टू माइनस का 26, फिर प्लस माइनस 3 की पावर n इज इक्वल टू माइनस का 27। तो एक तरफ से प्लस माइनस एक तरफ से माइनस है, इसका मतलब हमें माइनस लेना है, और 3 की पावर n इज इक्वल टू 27, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो फंक्शन कौन सा होगा, फंक्शन होगा 1 माइनस एक्स की पावर 3। अब जो पूछता है उसके हिसाब से आप आगे निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। कोई ना कोई बात ऐसी यहाँ पर बता दी जाएगी जिसकी वजह से आप डिसाइड कर पाओगे कि भाई f1 इज इक्वल टू 1 नहीं लेना है। उसमें हो सकता है 1 काउंट ऑफ कॉन्सेप्ट लगा दिया जाए, हो सकता है वैल्यू लगा दी जाए, किसी भी तरीके से आपको ये बता दिया जाएगा कि f1 1 नहीं हो सकता है। अगर f1 1 नहीं है तो f1 को 2 होना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर आ रहे हैं, ठीक। तो ये कुछ रिप्लेसमेंट के तरीके हैं। बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे, इसलिए मैंने सारे तरह के रिप्लेसमेंट के कुछ ना कुछ क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। अब मैं रेंज और डोमेन के कुछ प्रॉब्लम ले लेता हूं और फिर ये वीडियो हम आज खत्म कर देंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैंने बता दिया है कि मैं आपको आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल फंक्शन की डीपीपी डाल दूंगा, तो आप वहां से ले लेना, ठीक है। यहाँ पर मैंने डोमेन और रेंज के कुछ प्रॉब्लम लिए हैं, तो इसमें आप ध्यान से देखो, हर तरह की प्रॉब्लम है। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम भी ली है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम भी ली है, मैंने लॉग की प्रॉब्लम भी है, नॉर्मल प्रॉब्लम भी है ना। तो इन सारी प्रॉब्लम में मुझे डोमेन भी देखनी है और रेंज भी देखनी है। पहले सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान से देखो, इस फंक्शन को वैलिड होने के लिए, इस फंक्शन को वैलिड होने के लिए x को एक पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए, 0 भी हो सकता है ना, क्योंकि रूट अगर वैलिड नहीं हो तो फंक्शन वैलिड होगा नहीं। लेकिन अगर x पॉजिटिव हो भी गया, अगर x पॉजिटिव हो भी गया तो साइन के अंदर जो वैल्यू आएगी वो कुछ भी वैल्यू आ सकती है, मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई वैल्यू आ सकती है। और 0 से इन्फिनिटी में कोई ना कोई ऐसी प्रिंसिपल ब्रांच मिल जाएगी जहां पर इसका रेंज -1 से 1 आ जाएगा। तो साइन की जो रेंज हो गई वो हो गई -1 से 1। तो इस केस में जो रेंज हो गया वो हो गया -1 से 1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या लगेगा कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो आ जाएगा 4 sin x आ जाएगा, क्योंकि इसको ले सकते हैं साइन बाई कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 4 sin x। तो डोमेन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्यों, अरे भाई sin x है, तो हर रियल नंबर के लिए वैलिड होता है, नहीं, ये थोड़ा ना क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये अभी तो मैंने बताया आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल, ए और ये देखने में सेम लग रहे हैं, सेम नहीं है। ये आपका जब जब 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी अनडिफाइंड, तो ओवरऑल अनडिफाइंड हो जाएगा। ये तो कभी अनडिफाइंड दिख नहीं रहा है। आपसे गलती क्या हुई है, साइन को जब 10 को जब आपने साइन बाई कॉस लिखा, कॉस से कॉस काट दिया है, ये गलती हुई है। इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे कॉस 0 हो जाएगा, 0 बाई 0 अनडिफाइंड है, तो 10 अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं रेंज की। तो अब रेंज में ध्यान से देखो, इसकी ओवरऑल जो वैल्यू आ रही है वो एक आ रही है 4 sin x, तो इसका जो रेंज हो गया वो हो गया -1 से 1। लेकिन 4 से मल्टीप्लाई है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा -4 से 4। अब क्लोज लगाएं कि ओपन लगाएं, तो अंडरस्टूड ना, अभी भी मैंने बोला ये इसके इक्विवेलेंट है अगर cos 0 नहीं है तो। और cos 0 कब होता है, तो जब cos 0 होता है तब साइन की वैल्यू क्या होती है, +1 या -1। इसका अंदर साइन की वैल्यू +1 और -1 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि जिस समय cos होगा 0 तो 0 बाई 0 कटेगा नहीं, इसका मतलब cos 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से क्या आंसर आ जाएगा, ओपन इंटरवल में। तो इसका जो रेंज हो गया वो हो गया -4 से 4। अब आप अगले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, है ना, यहाँ समझने वाली बात क्या है। हम डोमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। पहली बात तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि किसी भी रियल नंबर के स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। लेकिन मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर, जो साइन इनवर्स के अंदर चीज होती है, दैट शुड बी लाइन बिटवीन -1 से 1। लेकिन स्क्वायर है तो 0 से 1 के बीच में ले सकते हो। तो जो x की क्वांटिटी होगी वो -1 से 1 के बीच में होगा। मैंने भी आपको बताया कि जो x स्क्वायर होना चाहिए वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, यानी x की जो वैल्यू होगी वो होगी -1 से 1 के बीच में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने कैपिटल ब्रैकेट भी लगाया, कर्ली ब्रैकेट भी लगाया। तो जो कर्ली ब्रैकेट है वो है फ्रैक्शनल पार्ट और जो कैपिटल ब्रैकेट है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो आपको पता है कि यहाँ पर भी एक कर्ली ब्रैकेट है, क्योंकि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होता है वो होता है फ्रैक्शनल पार्ट। और किसी भी x के लिए फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू आती है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आती है। और आपको पता है रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी हो सकती है, बट लॉग के अंदर कभी 0 नहीं हो सकता है। और फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है इंटीजर पे। इसका मतलब
x कैन बी एनीथिंग एक्सेप्ट एक इंटीजर क्वांटिटी। अब कॉट इनवर्स के अंदर क्या होता है इसके बारे में तुमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो आपने 11th में पढ़े थे उसमें जो रेंज वाला पार्ट होता है वो तो बन जाता है डोमेन, लेकिन जो डोमेन वाला पार्ट होता है वो रेंज नहीं बनता। वो क्यों नहीं बनता है, इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, हमें इसी सब चीजों के बारे में पढ़ना है। फिलहाल इसकी जो डोमेन होगी वो एक रियल नंबर होगी, ठीक है, और नीचे जीरो हो नहीं सकता है, लेकिन एक्स स्क्वायर का जो रिजल्ट आएगा वो जीरो भी आ सकता है और 0+1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसका मतलब ये तो हमेशा हर एक्स के लिए वैलिड है। तो ये क्या रिजल्ट मिला, ये हर एक्स के लिए वैलिड है, ये -1 से 1 के लिए वैलिड है, और ये क्या है, ऑल रियल नंबर के लिए वैलिड है एक्सेप्ट इंटीजर। तो सबका जो कॉमन रिजल्ट आया वो हमें क्या मिला, हमें रिजल्ट मिला x बिलोंग्स टू क्या, -1 से 1, राइट, -1 से 1, इसमें जो कॉमन आया वो है -1 से 1, बट इंटीजर नहीं हो सकता है तो हम क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट -1, 0 और 1, ये तीन क्वांटिटी हटा दी। ये ऐसे भी बोल सकते थे आप, -1 से 1 ओपन इंटरवल एक्सेप्ट 0, ठीक है, आ रहा है बच्चे समझ में। तो अब आगे की बात देखो, तो ये तो हुई हमारी डोमेन। अब बात आती है रेंज की। वाह वाह वाह, रेंज तो बहुत ही आसान है, इसका ध्यान से देखना, बहुत सिंपल। ये क्या है, ये कुछ भी आए, कर्ली ब्रैकेट का मतलब हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट जो आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बिकम है 0, ये क्वांटिटी 0 बन जाएगी। अब बात करते हैं कि -1 से 1 के बीच में जो एक्स स्क्वायर है वो हो जाएगी 0 से 1, और एक्स स्क्वायर 0 से 1 अगर हो जाएगा तो ये क्वांटिटी बन जाएगी आपकी 1/1 0 के लिए और 1/1 + √2, ठीक है। तो इसका जो रेंज बनेगा वो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा 0 से 1, ठीक है, और एक्स स्क्वायर जो प्लस √x² + 1 आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1 से 1 + √2, ठीक है, और इसका जो रेसिप्रोकल आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 1/√2 + 1 से 1 तक, ठीक है, और इसका कॉट इनवर्स लगाओगे तो आप आगे चल के पढ़ोगे जो कॉट इनवर्स का फंक्शन होता है वो एक डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। आप पढ़ोगे ना, अभी क्यों परेशान हो रहे हो, आप पढ़ोगे तो मैं बता रहा हूं, मेरी बात मान लो, आप कॉट इनवर्स जब आप पढ़ोगे तो वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इनपुट कम होगा तो आउटपुट ज्यादा आएगा, और आउटपुट इनपुट कम ज्यादा होगा तो आउटपुट कम आएगा। तो कुल मिला के जो कॉट इनवर्स की वैल्यू आएगी वॉटेवर है उसका क्या आ जाएगा, कम पर रिजल्ट ज्यादा आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई, वो आ गई आपकी कितनी, कॉट की वैल्यू हो गई π/4 एंड ये हो गया 3π/8, ये इसकी रेंज आ जाएगी, ये इसकी रेंज है, ठीक है। और इसकी तो आ गई 0, और इसकी क्या आ जाएगी 0 से 1 में साइन इनवर्स आप देखना एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसकी रेंज जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0 से π/2। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 0 से π/2, उसका रिजल्ट क्या आ गया π/4 से 3π/8। तो अगर दोनों को आप ऐड कर दोगे, अरे ऐसे लिखते नहीं है, समझाने के लिए लिखा है मैंने, 0 + π/4 कितना आ जाएगा π/4, और π/2 + 3π/8 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 437 π/8। तो ये इसका हो गया टोटल रेंज, ठीक है। अब अगले जो दो एग्जाम्पल है बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से देखो। x जो होना चाहिए एक पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए, सबको पता है, ठीक है, और x इस बार 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर x 1 हो जाएगा तो होल क्वांटिटी 0 हो जाएगी, और इसको 0 होने का मतलब क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो क्या डोमेन बना, तो इस क्वेश्चन का जो डोमेन बना वो क्या बना, फटाफट बताओ, x बिलोंग्स टू 0 to ∞ एक्सेप्ट 1, और रेंज तो इसका बहुत आसान है, इसका जो रेंज है वो क्या आएगा, ऑल रियल नंबर, और ऑल रियल नंबर 1/ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो रेंज क्या जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। और अब हम इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें डोमेन निकालने में मेरा इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर अंदर की वैल्यू डिफाइन हो गई तो डोमेन ऑटोमेटिकली निकल आएगा। मुझे ये बताओ, ये जाना पहचानी चीज लग रही है, क्या हो जाएगा, a cos थीटा b sin थीटा, रेंज कितनी आ गई, -√2 से √2 आ गई, a cos थीटा b sin थीटा, और इसमें आप 3√2 ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2√2 से लेके 4√2, है ना, और अगर इसमें √2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, 2 से लेके 4 तक,
है ना। और 2 से 4 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब ये किसी भी x के लिए वर्क करेगा, क्योंकि जो वो वैल्यू आई है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी और लॉग के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब इसकी जो डोमेन हुई वो क्या हुई, ऑल रियल नंबर। क्यों मैं दिमाग फाड़ू यार, अभी रेंज तो निकालना ही मेरे को। और इसके लिए log बेस 2 पे लूंगा तो रिजल्ट क्या जाएगा, 1 से log ऑफ समथिंग कितना 2। तो जो रेंज हो गया वो कितना हो गया, 1 से लेके 2 हो गया। ठीक है। और ये लास्ट एग्जाम्पल, ये अभी यानी कि जो 2020 का जनवरी पेपर हुआ तो उसमें ये क्वेश्चन था कहीं पर। ठीक है। इसके पहले 2019 एडवांस में भी आया था, ये बहुत सारा हर साल कुछ आया था। ध्यान से देखो, वैसे देखोगे तो ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक लिखा है। अरे क्यों दिमाग लगाना है अननेसेसरी, इसको ध्यान से देखो, ऐसे तो नहीं लिखा है ये कहीं, ये लिखा है 1/x + x। वाह, तो जानी पहचानी चीज है। क्या होता है इसका रेंज, -∞ से -2 और 2 से इन्फिनिटी, उसी का रेसिप्रोकल कर दो। तो जो -∞ से -2 है उसका उल्टा करोगे तो क्या बनेगा, वो बन जाएगा आपका -1/2 से 0। क्या बन जाएगा फटाफट बताओ, -1/2 से 0। ठीक है। और जो 2 से इन्फिनिटी उसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका 0 से 1/2। तो ये तो हो गया आपका रेंज। ठीक है, ये हो गया रेंज। डोमेन, अरे यार किसी भी एक्स के लिए वर्क करेगा, क्यों दिमाग लगाना है, नीचे वाली क्वांटिटी का 0 होगी नहीं, तो डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। मेरे हिसाब से जो आपको सबसे टफ क्वेश्चन इसमें लगा होगा वो ये वाला लगा होगा। क्यों, क्योंकि आप इसको देख के घबरा गए होगे, तो आप 2 मिनट के लिए इसको यहां से डिस्कार्ड ही कर दो। मान लो ये क्वेश्चन मैंने पूछा ही नहीं था आपसे, है ना। तो हम जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नाम का चैप्टर, बहुत मजा आने वाला है उसमें, तो तब इन तरह ये क्वेश्चन दोबारा से एक बार उठा लेंगे आपकी संतुष्टि के लिए। अभी आप मान के चलो मैंने आपको बताया ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। ठीक है, और मैं फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूं कि लॉकडाउन है तो इस समय का इस्तेमाल करो। एक दूसरी बात, अपनी डीपीपी टाइम से करो। मैं डीपीपी चेक करने नहीं आ सकता हूं और मैं पहले भी नहीं चेक करता था। ठीक है, लेकिन जब हम क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करते थे सारी चीजें हो जाती थी। डिस्क्रिप्शन में मैंने आज एक डीपीपी फिर से डाल दी है, आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल फंक्शन की। और वीडियो जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अगले सारे वीडियो मिलते रहें, और चैनल भी मेरा सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू।